जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के अंक गणितीय परीक्षण के क्रम में आज हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन देखेंगे। यह चैप्टर, यह अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से कम 3 प्रश्न या 2 प्रश्न या 1 प्रश्न तो पूछे गए। कन्फर्म है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं 2-3 पूछा गया तो 1 नंबर तो फिक्स है। और जहाँ तक का मैं देखा हूँ विगत वर्षों में आपके 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न पूछा ही गया है। तो बच्चों, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आज इस भाग में केवल परिभाषा देखेंगे और इसके सूत्र, इसे इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं, ये सब को देखेंगे भाग 1 में। भाग 2, भाग 3 में आपके विगत वर्षों के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज ये हमारा भाग 1 है। क्या है बच्चों? भाग 1 है। और ये भाग 1 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पे आधारित हम विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसमें काम क्या है? हम इसको अपने नोट बुक में पेन से इसको नोट करते चलें, जिससे हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो। तो बच्चों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहले नंबर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल, एरिया किसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एरिया। किसी समतल आकृति द्वारा घेरे जाने वाला वह स्थान, किसी समतल आकृति द्वारा घेरे जाने वाला वह स्थान जो आकृति की सीमाओं के अंदर फर्श अथवा धरातल के परिमाण के रूप में होता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे एक समतल आकृति वर्ग का क्षेत्रफल उसकी चारों भुजाओं की सीमा के अंदर का स्थान है। बच्चों, किसी समतल आकृति द्वारा, मान लो आपके पास, मान लीजिए ये है, ये कोई माचिस का बॉक्स है, या मान लीजिए कोई आयतन है, ये क्या कहते हैं, कोई वस्तु है। और वस्तु द्वारा आपने जहाँ पे उसको रखेंगे तो वह वस्तु कुछ जगह घेरेगा, कुछ स्थान घेरेगा। वही जो स्थान घेरेगा तो वही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। मान लो आपके कॉपी है, अपनी कॉपी को जिस स्थान पर रखे हैं वो स्थान जितना घेरा हुआ है वो उस कॉपी का क्षेत्रफल है। बच्चों, आई बात समझ? अपनी कॉपी मान लीजिए ऐसे है, आपने अपनी कॉपी को ऐसे खोल के रखा है। जब खोल के रखा तो कॉपी के चारों ओर जितना स्थान वो घेर लिया है, जितना स्थान उस कॉपी के नीचे छिपा है, दबा है, वही उस कॉपी का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ बच्चों? ठीक है, आप इस परिभाषा को लिख लीजिए और अपने एक मोटे तौर पे ये समझ लीजिए, कोई वस्तु है जो स्थान घेरता है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अब आ गया है परिमाप। परिमाप या परिमिति। परि मतलब आप ऐसे सोच लीजिए, परिमाप 2 शब्द से मिलकर बना है। एक है परि, फिर प्लस क्या है? माप। अब आप खुद सोचिए, परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। माप का मतलब था नापना, चारों ओर नापना, ये क्या कहलाता है? परिमाप। ठीक है, आगे देखिए इसका क्या है परिभाषा। किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। मतलब बेटा वही हमने जो कहा, चारों ओर माप, मतलब इसकी माप, इसका माप, इसका माप, इसका माप। जब इन चारों को आपस में जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा।
चारों भुजाओं का जो योग होगा उसी को क्या कहेंगे हम, या सभी भुजाओं का। यहाँ 4 भुजा है तो 4, 5 भुजा है तो 5 भुजाओं का योग, 6 भुजा है 6 भुजाओं का योग। तो यहाँ क्या होगा बच्चा, क्या होगा बच्चों, किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। तो जैसे वर्ग या आयत, वर्ग या आयत का परिमाप सभी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे वर्ग है, क्या है, आयत है, तो ये क्या है, सभी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आयत। आयत किसे कहते हैं, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा चतुर्भुज, ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट पे प्रश्न बनता है बच्चों, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, आयत कहलाता है। क्या कहला रहा है कि मान लीजिए ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और प्रत्येक अंश कितना, प्रत्येक का क्या कितना कोण बन रहा है, 90 अंश है। यहाँ क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहलाते हैं, क्या कहता है, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है बच्चों। ठीक है, आयत कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, आयत देखिए, अब आयत में हमसे पूछा क्या जाता है, हम आयत में क्या क्या ज्ञात करेंगे। पहले नंबर हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना है और आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ सूत्र है। इस सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस सूत्र को भी अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेना है और इसको, इस साथ सूत्र को भी हमें याद कर लेना है, जिससे जब विगत वर्षों में हम प्रश्न को हल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही आसानी हो, बहुत ही हेल्पफुल हो। तो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है, आयत क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, जैसे इसमें क्या है, 2 चीज़ है, एक तो लंबाई है, एक तो क्या है, चौड़ाई है। इसके अलावा कोई भुजा तो है नहीं, ये भी लंबाई होगा, ये भी चौड़ाई होगा। ठीक है, मान लो लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि केवल यही 2 चीज़ को गुणा करेंगे तो निकल जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे। फिर आगे देखिए, परिमाप क्या है बच्चों। परिमाप निकालने के लिए हमने क्या कहा कि देखिए, यहाँ पे लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब परिमाप मतलब क्या है बच्चों, देखिए, जब आमने सामने की भुजा बराबर है तो क्या होगा, 2 चौड़ाई है और 2 लंबाई है, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, यही तो होगा। अब दोनों में से 2 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बेटा हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। देखिए, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा परिमाप निकल जाएगा। आगे देखिए, विकर्ण को निकालने के लिए, विकर्ण मतलब ये हो जाएगा, अब यहाँ से विकर्ण निकलेगा। तो विकर्ण क्या है बच्चों, देख लीजिए कि अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इस निकाल लेंगे। ऐसे इसको भी याद कर लें, लिख लें। आयताकार कमरे के चारों क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, क्षेत्रफल आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेटा देखिए, यहाँ तक का आपका परिमाप निकाला गया, क्या है, यही तो निकाला गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप। अब इसमें ऊंचाई को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे जरूर। ठीक है, और इसको हम याद भी कर लेंगे। चलिए, आयत के बाद हम आ जाते हैं वर्ग।
वर्ग क्या कहलाता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो 90 अंश वर्ग कहलाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे जो था आयत में क्या है बच्चों कि आपका जो है ये है, मान लो यहीं आयत बना देते हैं और यहीं पे वर्ग, दोनों कंपेयर कर लिया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए अंतर क्या दिख रहा, यहाँ तो ये भुजा इससे बराबर है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ए इससे बराबर इससे बराबर, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं। यहाँ देखिए ए भी बराबर है, ए भी बराबर, इसके बराबर है, इसके बराबर, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यहाँ केवल लंबाई चौड़ मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। प्रत्येक अंश 90 अंश, यहाँ भी देखिए प्रत्येक कोण जो है 90 अंश के बन रहे हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश के बन रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब क्या है? भुजा है, ए भी भुजा, ए भी भुजा, ए भी भुजा, तो क्षेत्रफल बराबर यही तो होगा कि भुजा गुणे भुजा, या इसे हम कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। या इसके और भी तरीके हैं, मान लीजिए ये हो गया, इसको देखिए भुजा स्क्वायर, या इसी को हम एक जब विकर्ण के रूप में निकालना होगा तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया विकर्ण बराबर। अब विकर्ण इसी को हम सरल कर लेंगे, यहीं से सरल कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? रूट एक विकर्ण एक भुजा, विकर्ण निकल जाएगा, परिमाप होगा 4 गुणे भुजा, क्योंकि 4 भुजाएं, भुजा 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 चारों को जोड़ देंगे तो 4 भुजा हो जाएगा, तो 4 गुणे भुजा। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, विकर्ण का सूत्र, परिमाप का सूत्र। ये तीनों सूत्र हमें याद रखना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। यह परिभाषा भी हमें अपनी कॉपी में लिख करके या डायग्राम भी बना लेना है, जिससे आपको पढ़ने में, दोहराने में, अभ्यास करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं। अब आयतन आ गया। अब तक हम लोगों ने क्षेत्रफल पढ़ा, अब हम आयतन पढ़ते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। इसको घन की इकाई में मापा जाता है। अब कोई वस्तु जितना घेरता है, मान लो वही चीज़ क्षेत्रफल ही जैसे आयतन है। अब लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि वो 2 बिंब था उसमें कि लंबाई चौड़ाई, लेकिन इसमें 3 बिंब है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। वो द्विबिंबी था, ये त्रिबिंबी है। ठीक है, वो डायमेंशनल था, ये त्रिबिंबी टाइम में मतलब। ठीक है, आगे है। तो इसमें क्या है, जो वस्तु वही चीज़ हो गया घेरता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? समतल अथवा ठोस वस्तुओं के फैलाव को सतह या पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसके तल के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं घन। क्या देखते हैं? घन। घन क्या है? 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं समान हो, घन कहलाती हैं। अब 6 समान पृष्ठों वाली, इसमें 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं समान हो, घन कहलाती हैं। तो जैसे आप लोग घन लूडो खेलते होंगे, उसमें डायस होता है जो हम लोग गोटी कहते हैं, उसको देखेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, एकदम बराबर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? घन। जब उसकी छह भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। देखिए 6 सतह हो जाएगी, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहीं देख लीजिए। इसके नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और इसके पीछे 6 हो जाएगा। तो 6 सतह हैं। 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं समान हो, क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा, या इसे इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन मतलब वही हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
जब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, लंबाई को यल, चौड़ाई को ये, हाई को इतना गुणे कर देंगे, तो जब सभी भुजाएं क्या हैं, समान हैं, तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, तो यहाँ पर क्या बच्चों हो जाएगा, 3 भुजा। ठीक है, जब 3 भुजा हो जाएगा तो वही चाहे भुजा गुणे भुजा करेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। जैसे वहाँ वर्ग में था 2 भुजा था, लंबाई और चौड़ाई था, इसीलिए वहाँ भुजा गुणे भुजा था, तो भुजा स्क्वायर हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, ऊंचाई भी है, तो इसलिए लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 3 चीज़ें हैं, तो इसलिए इसमें भुजा गुणे भुजा और भुजा का क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको क्योंकि कितनी छत सतह है, 6, तो इसलिए ये हो जाएगा 6a², मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, a√3, जहाँ ए क्या है, घन की भुजा है। तो बच्चों इसको भी आप अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और इस चित्र को भी डायग्राम कर लीजिए। अगर आपको ये डायग्राम ठीक नहीं लगा है तो आप एक डायग्राम और अच्छा बना सकते हैं। आप डायग्राम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए। आप पहले एक वर्ग बना लिए और फिर उसी वर्ग के थोड़ा सा ऊपर चल के हम एक और इसको ड्रा कर लेंगे, और फिर इसको इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके 6 सतह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक ये होगा, 1 2 3, ठीक है, और ये 4, और ये ऊपर वाला 5 और इधर वाला 6, ठीक है, 6 सतह आपके भी इस पे दिखाई देने लगेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप ड्रा कर लीजिए। इसमें सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो भुजा यहाँ भुजा गुणे भुजा सब क्या हैं, ये लंबाई चौड़ाई गुणे मतलब जो ऊंचाई हैं सब बराबर हैं, इसलिए भुजा हैं, इसलिए घन कहलाया जाता है। आगे देखते हैं इसको हम। अब क्या है, घनाभ। क्या बच्चों आगे आपका घनाभ, घनाभ क्या कह रहा है, 6 पृष्ठों, क्योंकि इसमें भी घन और घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठों या तलों वाली ऐसी आकृति जो आयताकार रूप में हो, अर्थात उसकी विमाएं भिन्न भिन्न हो, घनाभ कहलाती हैं। घनाभ की भुजा को कोर भी कहते हैं। घनाभ की भुजा को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, घनाभ की भुजा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कोर कहते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, आपका घनाभ जो बन रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे ये देखिए घनाभ में क्या है, जैसे घन था, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या था, बराबर था। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या थे, ये बराबर थे। सभी एक ही भुजा 5 5 5 था, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 6 पृष्ठों या तलों वाली ऐसी आकृति जो आयताकार रूप में हो, और एक देखिए आयताकार के रूप में है, अर्थात उसकी विमाएं भिन्न भिन्न हो, घनाभ कहलाती हैं। घनाभ की भुजा को कोर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बेटा आप कह दें, वर्ग को अगर हम वर्ग और आयतों को एक सतह पर रखते 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 जब चले जाएं, आयतों का ढेर बन जाए, तो वह हमारा क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। और बच्चों वर्गों को एक सतह पे ऐसे रखते चले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। ठीक है, अगर घन को हम काटेंगे तो वर्ग बन जाएगा, और घनाभ को काटेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, घनभु आयत बन जाएगा। ठीक है, वर्ग बन, ठीक। तो अब इसको ध्यान दीजिए, तो समझने के लिए था। तो देखिए यहाँ पे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो बच्चों इसको हम अपनी कॉपी में लिख लेना है परिभाषा को, और इसको चित्र को डायग्राम को बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आपको एक और आसान विधि है, आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले ऐसे एक आयत बना लें, ये हो गया, और फिर यहाँ से आप इसको ऐसे बना लें। अब देखिए, अरे बन गया। ऐसे आप आराम से बना सकते हैं, पट्टी से बढ़िया से ड्रा कर सकते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, घनाभ बन जाएगा।
ठीक है। आगे हम अब देखते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ में बेटा 3 चीज़ था, लंबाई था, चौड़ाई था, ऊंचाई था। इसलिए घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, LBH, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा 2, क्योंकि सब दो दो चीज़ें लेंगे 2, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसको सूत्र को हम अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसको भी बच्चों अपनी कॉपी में हमें नोट कर लेना है, याद कर लेना है। यहाँ देखिए आपको दे दिया गया LBH क्या है, घनाभ के कोण हैं। ठीक है, इसलिए L को बराबर लंबाई, B के बराबर चौड़ाई, H के बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई, हाइट। ठीक है, तो इसको भी अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से हमें क्या कर लेना बच्चों, नोट कर लेना है, लिख लेना है, और इसको सुबह सुबह हमें दोहरा लेना है, जिससे इसके फार्मूले हमें क्या हो जाएं, याद हो जाएं। अब देखिए, अब आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, घुमा के जो पूछा जाता है कि कमरा का क्षेत्रफल निकालिए या कमरा का आयतन क्या होगा। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस फार्मूले को, इस नियम को, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इस कमरा पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। और हो सकता है कि आपके 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इस पे आधारित आपसे एक प्रश्न जरूर पूछ ले। इसलिए हमें इसको बढ़िया से समझ लेना है और फिर विगत वर्षों प्रश्नों को बढ़िया से सॉल्व करके, प्रैक्टिस करके अपने एग्ज़ाम को सफल बनाना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि एक आयताकार कमरे में 4 दीवारें हैं। एक आयताकार कमरे में 4 दीवारें हैं तथा 2 सतह फर्श व छत के रूप में हैं। देखिए अब 2 सतह भी हैं, 4 दीवारें हैं। घर जब बनता है बच्चों तो उसमें जान लीजिए ये 4 दीवार हो गई, और सतह में एक छत हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पूरा, ये तो हो गया। अब एक प्रकार से इसको आप ये जान लीजिए कि जो कमरा है वो किस आकार में हो सकता है, घनाभ के आकार में। अक्सर कमरे होते हैं वर्ग के आकार में या घन के आकार में नहीं होते हैं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कमरा बराबर नहीं होता है। लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई भी। ठीक है, तो इसलिए हाँ कमरा जो होगा उसे हम क्या मान लेंगे, घनाभ। ठीक है, अब कह रहे कमरे में भरी हवा का आयतन क्या होगा, तो वही बच्चों जो घनाभ का सूत्र लगा था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हम इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, दीवारों का क्षेत्रफल। अब दीवारों का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका जो परिमाप आया था, ठीक है, आयत का, तो वहाँ तो अलग था, तो वहाँ भी कमरे का यही चीज़। देखिए यहाँ तक परिमाप है ही, लेकिन उसमें क्या जोड़ दिया गया था, ऊंचाई। इसलिए बच्चों आप इसको भी अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा। यल मतलब आप समझ लीजिए बच्चों कि यल मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई। लेकिन यहाँ पे किताबों में शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, तो इससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यल फॉर क्या है, लंबाई, और बी फॉर है चौड़ाई, एच फॉर है ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हमें अपनी कॉपी में आयतन को नोट कर लेना है, ये भी नोट कर लेना है। फर्श या छत का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो चाहे फर्श पूछेगा तो भी एक प्रकार से आयत होगा, तो आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वही मतलब चाहे फर्श पूछे या छत पूछे, जिसका भी पूछेगा उसका हम क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लेंगे। जब कमरे का पूछेगा
क्योंकि कमरा जो है उसकी हाइट भी है, इसलिए हम उसका हाइट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको हम अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको हम ड्रा कर लेंगे। अब एक चीज़ और देख लीजिए, आपसे प्रश्न में संदूक पूछ सकता है। संदूक बच्चों सामान्यतः आप देखे हैं, जैसे आपके घर में बॉक्स होगा, उसी बॉक्स को क्या कहा जा रहा है? संदूक। क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, संदूक सामान्यतः खोखले रूप में आयताकार होता है, जिसकी कुछ गहराई भी होती है या बंद तथा खुले दोनों रूप में हो सकता है। कि घर में बक्सा होगा बड़का, उसी को जान लीजिए संदूक है। बक्सा छोटा या बड़ा बक्सा हो, आप उसी को संदूक मान लीजिए। अब उसमें क्या क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा। उसकी लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है, उसकी ऊंचाई भी होती है और उसके साथ साथ मोटाई भी होती है, क्योंकि चद्दर की मोटाई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है सूत्र में। इस सूत्र को बेटा लिख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। खुले संदूक की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये आपका है। संदूक की धारिता क्या होगी? लंबाई माइनस 2D, 2D मतलब होगा वो डायमेंशन उसकी मोटाई, और फिर b माइनस 2D, चौड़ाई में इसका क्या होगा, क्या कर लेंगे, मोटाई को माइनस कर लेंगे, ऊंचाई में भी मोटाई को माइनस कर लेंगे, जहां d क्या है, संदूक की मोटाई दी गई है, एल बी एच क्या है, क्रमशः लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। ठीक है, वही ऊंचाई, उसकी ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कहिए, एक चीज़ है। ठीक है, संदूक में लगी लकड़ी या पदार्थ का आयतन क्या होगा, तो इसका एल बी एच कर लेंगे, फिर माइनस एल माइनस 2D, बी माइनस 2D, एच माइनस 2D, और सबको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो लकड़ी या जो पदार्थ मतलब जो भी लोहे या स्टील या जो कुछ लगता है, उसका भी पदार्थ का आयतन निकल जाएगा कि कितना किलो कितना लगेगा, आप उससे भी निकाल लेंगे। ये हो सकता है आपसे थोड़ा इतने टफ प्रश्न, हमें तो नहीं लगता है कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम को क्रैक करने, एग्ज़ाम को थोड़ा टफ करने के लिए ये हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए बच्चों सूत्र को हमें बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। अभी हमारे पास समय भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे पास समय भी है तो हम इस सूत्र को भी बढ़िया से याद कर लेंगे, परिभाषा को लिख लेंगे। तो बच्चों जब सूत्र आपको याद होगा बढ़िया से, तब जब हम विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा कि नहीं आपने कुछ पढ़ा है, जो कुछ उसमें पूछा जा रहा है, फिर मैं जो समझाऊंगा आपको और अच्छे तरीके से और बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये आपका भाग 1 में था, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन का परिभाषा, उसके सूत्र, उसके नियम। अब हम भाग 2 में आपके साथ आएंगे लेकर के विगत वर्षों के प्रश्न, जो हो सकता है आपसे 10 या 15 क्वेश्चन को लेकर हम आएँ। हो सकता है कि वीडियो भी वह बड़ा हो जाए, क्योंकि बच्चों क्षेत्रफल को समझाना, बताना, हर चीज़ को ड्रा करना, एक बार सिखाने में आपको समय लगेगा, फिर आप ट्रिक के माध्यम से भी इसको चेक कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पहले बच्चों हम लोगों को नियम आना चाहिए, फिर उसको देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम भी कैसे क्या हम कम समय में अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक हमने विगत जितने भी चैप्टर समाप्त किए गणित में, वो चैप्टर बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बच्चों हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जितना भी गणित का दिया गया है सब चैप्टर को क्रम वाइज ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य है जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण पाठ या अध्याय हैं, पहले हम उनको ख़त्म करें, उनको पढ़ा दें। आप उनको दोहरा लीजिए, पढ़ लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, जिससे उनसे अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप उसको 100% उसको सही कर लीजिए। बाकी आपका चैप्टर वाइज भी चलेगा, पहले इम्पोर्टेंट तब
और बच्चों आपको एक जानकारी और देते चलें कि आपके जो मानसिक योग्यता है, जो आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, हमने अब पाठ 10 अपलोड कर दिया था। ठीक है, छिपी हुई आकृति या चित्र। आज बच्चों आपको शाम तक हो सकता है पाठ 9 जो होगा आपका स्थान दृश्य अवलोकन का भी चैप्टर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और आपके प्लेलिस्ट में अब आपका पाठ 1 से पाठ 10 तक का रीजनिंग पूरा अपलोड हो जाएगा है। आप वहां से जा कर के अपने 10 पाठों को क्रम वाइज प्लेलिस्ट में जा कर के रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन करने के साथ साथ अब हम आपको जो सीरीज चलाएंगे, आपके 40 क्वेश्चनों का सीरीज चलेगा, जिससे आपके 10 चैप्टर का पूरा प्रश्न रहेंगे 4-4 क्वेश्चन का, जिससे आपको एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछा जाता है उस पैटर्न पे हम आ जाएंगे। क्योंकि अब तक पाठ आपको पढ़ाना था, बताना था, समझाना था, अब हम सीधे प्रैक्टिस पे आएंगे। और रीजनिंग जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो बच्चों अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 पाठ से 10 पाठ तक नहीं पढ़े हैं तो पहले सर्वप्रथम आप अगर चैनल पे नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जा कर के चैनल को खोल कर प्लेलिस्ट में जा कर के मानसिक योग्यता परीक्षण के फोल्डर में जा कर के क्रम वाइज सभी वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, दोहरा लीजिए, नियमों को जान लीजिए, हल करने के तरीकों को जान लीजिए, हल करने के साथ ट्रिक भी बताए गए हैं उसको भी जान लीजिए। फिर जब हम आपके 40 क्वेश्चनों की सीरीज चलाएंगे तो उसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हम अब आपके भाषा परीक्षण का भी सीरीज चला रहे हैं। अब 4 पैसेजों का जो आपका सीरीज आता है, आपसे पूछा जाता है, अब 4 पैसेजों का सीरीज चलेगा, जिससे आपको भी एग्जाम में 4-4 पैसेज सॉल्व करने का प्रैक्टिस अभी से हम लोग शुरू कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक का। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए 3 है 4 या 5 में पढ़ रहे हैं, आपके रिश्तेदार पढ़ रहे हैं, कि रिश्तेदार मामा का लड़का, बुआ का लड़का, कोई भी पढ़ रहा हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ज़रूरी नहीं कि वह नवोदय की तैयारी कर रहा हो, गणित सबको पढ़ना है, क्षेत्रफल सबको पढ़ना है, परिमाप सबको पढ़ना है, वर्ग वर्गमूल सबको पढ़ना है। तो वर्ग सबको पढ़ना है, आयत पढ़ना है, घन पढ़ना है, घना पढ़ना है, तो उन सब के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक का। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।